हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन, इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है क्या? व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि एक ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करते थे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हम लोग फॉर्मूले के थ्रू हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर रहे थे। बट सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हमें फाइंड करना हो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, तो हम ओम्स के लॉस के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते हैं। मींस ओम्स के लॉ जो होते हैं वो ओनली सिंपल सर्किट के लिए होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होते हैं, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक नया मेथड, एक नया रूल, एक नया लॉज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग किरचॉफ्स लॉज बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन। currents and voltage in a simple electrical circuit can be found by using Ohm's law। किसी भी सिंपल सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को फाइंड करना हो तो हम ओम्स लॉ को रूल्स फॉलो करते थे। बट फॉर अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट किरचॉफ्स लॉज आर यूज्ड टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट। किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना हो, तो वहां पर हम ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स जो है वो एक साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम जो है ये गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स है, जो 1842 में एक ऐसे रूल्स का फॉर्मेशन किए जो किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट का हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट को इजी मेथड में फाइंड कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग किरचॉफ्स लॉज बोल देते हैं। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ एंड सेकेंड किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ मींस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम रूल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और फर्स्ट रूल। इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और फर्स्ट रूल को हम द जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल लेते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम जंक्शन रूल और हम करंट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मींस जंक्शन इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट या ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो अलजेब्रिक सम होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, वो जीरो होता है। उसी को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और हम करंट लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ रूल, द जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट or junction in a electrical circuit is zero. Suppose that is summation I is equal to zero. Summation I is equal to zero. For example की बात करते हैं, suppose that this is the complex electrical circuit. This is the complex electrical circuit. This is I1, I2, I3, I4 and I5.
I1, I2, I3, I4, I5 टोटल मीटिंग एट अ पॉइंट O, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है, ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट मीटिंग एट अ पॉइंट, the algebraic sum of electric current meeting at a point is equal to 0। that is हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के रूप में I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 और प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 प्लस और ये माइनस I3 लिखे हुए हैं प्लस I4 प्लस और फिर ये लिखे हैं माइनस I5। तो ध्यान से समझिए, कुछ करंट जो है वो सेंटर पॉइंट O की तरफ जा रहे हैं, कुछ करंट जो है सेंटर पॉइंट O से बाहर की ओर जा रहे हैं। जो सेंटर की तरफ जाते हैं उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं और जो सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं करंट, उसको हम निगेटिव ले लेते हैं। और सबका सम अगर करते हैं तो उनका सम 0 आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I3 प्लस I5। दिस इज द इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो है इलेक्ट्रिकल करंट है, मींस जितने करंट अंदर मींस सेंटर पॉइंट की ओर मीट करते हैं और जितने करंट बाहर की ओर वहां से आउट करते हैं, उन दोनों का सम इक्वल होते हैं, या टोटल इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। हम 0 कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने करंट सेंटर की तरफ जा रहे हैं उनका जो सम है और जितने करंट सेंटर से बाहर निकल रहे हैं उनका सम जो है वो इक्वल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मींस वी कैन से दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये मींस जितने चार्ज को हम इस सेंटर में दे रहे हैं उतने ही चार्ज इस सेंटर से बाहर होते जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। मीन्स नाइदर बी चार्ज क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स वी कैन से दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Here is two note. First note, the current entering the point can be taken as positive। मीन्स जो भी करंट इंटर करता है किसी पॉइंट पर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड while current leaving the point can be taken as negative। और इस पॉइंट के बाद जो भी करंट लीव करते हैं, आउट जाते हैं, उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखिएगा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव जो करंट एंटरिंग करते हैं सेंटर पॉइंट पर उसको पॉजिटिव, और जो करंट सेंटर पॉइंट से आउट जाते हैं, लिविंग करते हैं, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ये वर्ड जरूर लिखिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज नेगेटिव और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि ये आपको दिमाग में चला गया कि मीन्स जब किसी भी सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट एंट्री करता है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब वहां सेंटर पॉइंट से आउट होता है मींस लीविंग होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि यदि ये नहीं समझ में आएगा तो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, वो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और सेकंड जो हमारा नोट है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाई वी कैन से दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बिकॉज total sum of the charge is equal to, means total sum of the charge entering at the center point is equal to total sum of the charge outering, means leaving at from the center point। means जितना सेंटर पॉइंट पे चार्ज जाते हैं उतना ही सेंटर पॉइंट से चार्ज बाहर की ओर जाते हैं। तो दोनों चार्ज जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फॉलो ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
means Kirchhoff's first law is the based on the conservation of charge. ये मीन्स दो आपका नोट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, फाइंड द करेंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ये आप देख सकते हैं कि फिगर ये आपको दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 न्यूमेरिकल है। ये 4 न्यूमेरिकल में आपको कुछ बताएंगे और कुछ आपको न्यूमेरिकल कमेंट बॉक्स में एज ए ओरली बना करके तुरंत जवाब देना है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे चारों न्यूमेरिकल और उसी न्यूमेरिकल को आप अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि इसका आंसर फर्स्ट का कितना, सेकंड का कितना, थर्ड का कितना एंड फोर्थ का कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की। ये आप लोग कॉपी पे जरूर लिखिएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है, हम सिंपल उसको फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके आपको समझाएंगे और देखते हैं कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं इस चीज को। आप देखिए, सबसे पहला ये फिगर है, ये इस तरह से फिगर हम दोबारा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से ये फिगर है, ये इंटर कर रहा है 2a और ये भी इंटर कर रहा है 2a। फिर क्या कर रहा है, यहां पर इसको कर लेते हैं ऐसे और फिर इसको ऐसे है, ये कर रहा है 1.3 एम्पियर और ये जो है I है, इस I को फाइंड करना है और ये जो है 1 एम्पियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। ये सपोज दैट यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं O, तो O पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन करंट जा रहे हैं, 2 एम्पियर लिख लेते हैं, 2 एम्पियर प्लस कर O पॉइंट की तरफ जा रहे हैं 2 एम्पियर कर लेते हैं, इज इक्वल टू कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं सिंपल। और ये 1 एम्पियर जो है वो सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो -1 एम्पियर कर लेते हैं और माइनस आप देख रहे हैं कि I भी बाहर जा रहा है, I भी कर लेते हैं और माइनस ये आप देख रहे हैं कि ये भी बाहर जा रहा है, मीन्स 1.3 एम्पियर भी बाहर जा रहा है और सबका जो सम होता है वो 0 कर दिए। आप कंफ्यूजन है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबका सम हम क्या कर दिए हैं, 0 कर दिए हैं। इसको हम ऐड करते हैं 4 एम्पियर और ये आपका प्लस माइनस -1 एम्पियर और ये माइनस I कर लेते हैं और -1.3 एम्पियर इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। I को जब उधर ले जाते हैं तो I लिखते हैं और ये 4 एम्पियर और माइनस, देखिए 1.3 एम्पियर और 1 एम्पियर यानी कि 2.3 एम्पियर कर लेते हैं और 4 में से 2.3 एम्पियर को हटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1.7 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको ओरली बनाना है और बताना है कि कितना आंसर आया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से बात करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल का भी फिगर हम आपको इस तरह से बना रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ये आपका फिगर है, ये कुछ जो चार्ज है वो 3 एम्पियर जो है वो बाहर निकल रहा है, ये सेंटर पॉइंट है। इस तरह से हम इसको कर ले रहे हैं। ये आपका 2 एम्पियर जो है वो अंदर सेंटर की पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये 7 एम्पियर ये आपका सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये भी 5 एम्पियर जो है वो सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है और ये जो है वो I जो सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो हमें सेकेंड पॉइंट का हमें निकालना क्या है, देखिए 7 एम्पियर जो कि सेंटर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, 5 एम्पियर भी सेंटर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे और आप देख रहे हैं कि 3 एम्पियर जो है वो बाहर की ओर जा रहा है तो इसको हम डायरेक्ट अब -3 एम्पियर करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि 2 एम्पियर भी क्या सेंटर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा और ये I प्लस ये माइनस हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 मीन्स टोटल द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो ये हम कर चुके हैं। अब ऐड करते हैं 7, 5, 12 और 2 14 और -3 एम्पियर। ये -I उधर जाता है तो I कर लेते हैं, सो I इज इक्वल टू
ये आपका 11 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आसानी से हमारा बन जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको भी जरूर लिखिएगा कि आपको आया कि नहीं इतना आंसर। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड फोर्थ आप जल्दी आप लोग बनाइएगा हमसे फास्ट, और ये बताने की कोशिश करिएगा कि कितना आंसर आया। तो इसको भी हम फिगर बनाते हैं इस तरह से। ये आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्री है, और इस तरह से हम इसको बना रहे हैं फिगर। ये आई जो है वो मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट ओ है, और ये जो है वो आपका 0.1 एम्पियर है, और ये 0.8 एम्पियर जो है वो बाहर की ओर जा रहा है, और ये जो है वो आपका 0.7 एम्पियर, और ये 1.2 एम्पियर। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड न्यूमेरिकल है। कर फाइंड द करंट आई। तो हम करते कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ किरचॉफ हम जानते हैं, जो इंटरिंग सेंटर पॉइंट करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। मीन 0.7 ऑफ एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर। आप देख सकते हैं ये जो है सेंटर की तरफ जा रहे हैं, बाकी जो है वो सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये बाहर, ये बाहर, ये है। बाकी को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, माइनस करते हैं 0.1 एम्पियर माइनस आई कर लेते हैं, और माइनस 0.8 एम्पियर इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और इसको ऐड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1.7 और 2 9 एम्पियर, और माइनस देखिए 0.1 एम्पियर है और माइनस 0.8, तो माइनस 0. ये आपका 9 एम्पियर, और इज इक्वल टू -1, माइनस आई उधर जाएगा तो हम आई कर लेते हैं। सो आई अगर हमें निकालना हो तो 1.9 एम्पियर माइनस 0.9 एम्पियर अगर करते हैं तो 1 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका आंसर आसानी से निकल जाता है। फिर और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान ये भी है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं इस तरह से। ये आपका 5 एम्पियर है ये आपका, और फिर ये आपका देख सकते हैं एरो की तरफ बना हुआ है, ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, और ये जो है वो आई है, और मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट ओ है सपोज है, और हमें फाइंड करना है आई का वैल्यू। ये फोर्थ क्वेश्चन है। हम करते क्या, 5 एम्पियर सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है तो 5 एम्पियर लिख लेते हैं, और 2 एम्पियर भी सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है प्लस 2 एम्पियर लिख लेते हैं, और 4 एम्पियर सेंटर पॉइंट से बाहर जा रहा है तो -4 एम्पियर कर लेते हैं, और ये सेंटर पॉइंट से आई बाहर जा रहा है तो माइनस आई और इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। सो आई अगर हमें निकालना है, आई माइनस इधर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, 5 to 7 एम्पियर और माइनस ये 4 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग करंट लूप भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोल देते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0 होता है, मीन सम ऑफ द ऑल अलजेब्रिक करंट इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और करंट लॉ इसको बोल सकते हैं। एंड एक चीज याद रखिएगा, जो भी सेंटर पॉइंट जाते हैं करंट उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और सेंटर पॉइंट से आउट जाते हैं मींस लीविंग करते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। और सबसे जो मेन जो आपका इसका पॉइंट है वो ये है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द conservation of charge. So you have to remember this point because it question always asking in your examination, so it is very important for। तो नेक्स्ट हम रूल्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लॉज की बात करते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ। और इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, जिसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ?
किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को द लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को हम लूप लॉ और किरचॉफ्स हम वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स लूप लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। तो तीनों एक ही है, तीनों का डेफिनेशन सेम है। जिस तरह से बोले थे उसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो, सेम उसी तरह से द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, वहां पे इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो, बट किरचॉफ सेकेंड लॉ में हम लोग इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज जीरो। वहां पे समेशन आई इज इक्वल टू जीरो कर रहे थे, यहाँ पे समेशन भी इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स and EMFs of all sources in any closed electrical circuit is zero, that is summation IR is equal to summation E, और इसको सम करते हैं तो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ हम कर सकते हैं लूप लॉ। तो ये था डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ लॉ का। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ सेकेंड लॉ को, बिकॉज विदाउट साइन कन्वेंशन यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको बनाने के लिए हमें साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी होता है। तो बात करते हैं व्हाट इज साइन कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो आप देखिएगा दो पॉइंट हम लिखे अकॉर्डिंग वाली हम समझा भी सकते थे, चूंकि लिखे हैं इसलिए क्योंकि आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं और उसको बाद में भी रीड कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। In a given electric circuit, when a resistor capital R, ध्यान से समझिएगा, in a given electric circuit, when a resistor capital R is travel in the direction of the current, means जिधर डायरेक्शन करंट का हो उधर ही हमारा रेजिस्टेंस का हो, तो द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी अक्रॉस द रेजिस्टर में बी टेकन एज अ नेगेटिव। तो डेल्टा भी को उस कंडीशन में नेगेटिव हम लेते हैं। एंड व्हेन अ रेजिस्टर कैपिटल आर इज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जब कैपिटल आर जो होता है अपोजिट करंट के डायरेक्शन में होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी अक्रॉस द रेजिस्टर में टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, ये दो फिगर हमने बनाया, क्योंकि ये अगर इसमें प्रॉब्लम होता होगा लैंग्वेज में तो आप फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ए बी सपोज दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपिटल आर रेजिस्टेंस और कैपिटल आई जो है वो करंट है। ये करंट जो है कैपिटल आर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कैपिटल आई जो है कैपिटल आर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा वी मींस पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज अ नेगेटिव। ये जो है डेल्टा वी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में हम ले लेते हैं, और यही इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मींस कैपिटल आई इज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल आर, देन डेल्टा वी इज टेकन एज अ पॉजिटिव। ये आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर के डायरेक्शन में कैपिटल आई फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट when a resistor capital R is travel in the direction of the current, capital R जो है वो means I के डायरेक्शन में फ्लो करता है, the potential difference delta V across the resistor may be taken as a negative। तो डेल्टा V को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। and when a resistor capital R is travel in the direction opposite to the direction of current, then potential difference delta V across the resistor may be taken as निगेटिव, टेकन एज पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस आई आर हमने यूज किया। सेकेंड जो है हमारा साइन कन्वेंशन है वो इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट
when a source of EMF capital E say as a cell, E को suppose that cell ले लेते हैं, cell is travel from नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सपोज दैट सेल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स मे बी टेकन एज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव कब लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं. और यदि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम नेगेटिव ले लेते हैं. ये आप सेल देख सकते हैं ए बी, और ए बी ये जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है. यहां पर जो है सपोज दैट अगर नेगेटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है करंट, तो उसको हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव. बट अगर हमारा नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मींस नेगेटिव से ये पॉजिटिव से नेगेटिव की टर्मिनल की ओर जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा. तो ये था आपका साइन कन्वेंशन. ड्यू मींस साइन कन्वेंशन के हेल्प से हम न्यूमेरिकल को इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए याद रखिए किस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में हमारा नेगेटिव होगा. तो याद रखिएगा इसको, अगर ये आई आर जो होता है सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन डेल्टा बी इज इक्वल टू नेगेटिव, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज अ नेगेटिव. बट आर जो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द डेल्टा बी मींस पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज अ पॉजिटिव. ये इस तरह से लेते हैं. और ये सेम है, मींस जो टर्मिनल की बात करते हैं, अगर किसी भी सेल के टर्मिनल नेगेटिव से अगर पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है तो टेकन means potential difference taken as positive. But when cell is travel through a positive terminal to negative terminal, then potential difference is taken as a negative. ये था साइन कन्वेंशन. जो मेन इसका पॉइंट है वो ये कि what on the basis of Kirchhoff second law is बेस्ड, मीन्स किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो किस लॉ पे बेस्ड है? तो हम कहेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जितना हमारा एनर्जी फ्लो होता है उतना ही एनर्जी हमारा आउट होता है. मींस जितना एनर्जी इंटर इन अ सर्किट, मींस सर्किट में जितना एनर्जी को इंटर करते हैं उतना ही सर्किट से हमारा एनर्जी आउट होता है, मींस लीव करता है. तो हम इसको बोल देते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ को कि किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ? वी कैन डिफरेंशिएट, मींस वी कैन डिफाइन बोथ. फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात हम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाइल किरचॉफ सेकेंड लॉ इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाइल इन किरचॉफ सेकेंड लॉ इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. वहां पर समेशन आई इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करते हैं. किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसमें हम बात करते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 0, इसमें समेशन भी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं. ध्यान से समझिएगा, ये डिफरेंस की बात करते हैं. मींस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वी हैव टू ऑलरेडी रीड, मींस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, मींस that is summation I is equal to 0. But according to Kirchhoff's second law, the algebraic sum of all potential difference is
जीरो, दैट इज समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ये जो है फर्स्ट डिफरेंशिएट है, फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Kirchhoff's first law is based on the conservation of charge, while Kirchhoff's second law is based on the conservation of energy. Kirchhoff's second law is based on the conservation of energy. ये सेकेंड था। और थर्ड की बात करते हैं, Kirchhoff's first law is also known as Kirchhoff's first law is also known as current electric current, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's first law को और हम जो जानते हैं वो पॉइंट लॉ मींस लूप पॉइंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। बट Kirchhoff's second law is known as लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। Kirchhoff's second law is known as लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। तो ये था थर्ड डिफरेंस। और फोर्थ की बात करते हैं, Kirchhoff's first law is applicable open and closed circuit, open as well as closed circuit. Kirchhoff's first law is applicable open as well as closed circuit, but Kirchhoff's second law is only applicable closed circuit. जिसमें क्लोज सर्किट की बात करते हैं, इसमें ओपन एंड क्लोज दोनों की बात करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन Kirchhoff's फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का। इस थ्योरी पर Kirchhoff's सेकेंड लॉ के थ्योरी पर लॉ पर हम रूल पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन कन्वेंशन बताया है, उस पे अप्लाई करके बताएंगे कि किस कंडीशन में हमारा वो न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल का। ध्यान से न्यूमेरिकल समझिएगा, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि I1 और I2 का वैल्यू कितना होगा। I1 I2 का वैल्यू कितना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट I1, I2 एंड I3 इन द नेटवर्क गिवन बिलो बाय Kirchhoff's लॉ। ये नेटवर्क है, दिया हुआ है, नेटवर्क में I1, I2 एंड I3 का वैल्यू फाइंड करना है Kirchhoff's लॉ के हेल्प से, Kirchhoff's लॉ के बेस से। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसी फिगर को हम यहां बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका नेटवर्क है, ये हमने फिगर बना दिया। ये I1 है, ये I2 है और ये जो है वो I3 है। ये आपका दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम और ये दिया है आपका, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, आपको बता दे रहे हैं 2 ओम। ये आपका 2 ओम, ये I3 का दिया हुआ है 5 ओम, ये छूट गया है न्यूमेरिकल में, 5 ओम कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपका 5 ओम है, 5 ओम, और ये आपका दिया है 12 वोल्ट और ये आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना है। इसी को हम लोग एक और फिगर के रूप में हम लोग इसको बनाएंगे, ध्यान से आप समझिएगा। इस फिगर को हम इस तरह से हम बना रहे हैं, इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपको फिगर समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल इजी वे में समझ में आ जाता है। ये आपका I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I3।
इसको R1 कर लेते हैं, इसको R3 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं। ये वैल्यू दिया है 3 ओम, ये दिया है 2 ओम और ये दिया हुआ 5 ओम। और ये हम इसको E1 कर लेते हैं, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। ये आपका E2 कर लेते हैं, ये आपका दिया है 12 वोल्ट। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको A कर लेते हैं, ये B कर लेते हैं, ये C कर लेते हैं, ये D कर लेते हैं, ये P दिया है, ये Q दिया है। अब ध्यान से समझिए, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है। ये दो सर्किट बन रहा है, ये फर्स्ट सर्किट बन रहा है, ये सेकंड सर्किट बन रहा है। अब इसमें जो ये करंट इस तरह से आ रहा है और ये जो है इस तरह से और ये जो है इस तरह से, ये करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमें करना क्या है, ये I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू, ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक करंट इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां पे देख रहे हैं, सपोज दैट P पॉइंट है, तो I1 प्लस हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस I2 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। जितने भी करंट होते हैं वो सबको हम सम इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि सर आप कहिएगा कि सर आप ये माइनस क्यों लिखे हैं, तो आप ध्यान से समझिए, ये जो है सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे करंट आ रहे हैं, ये भी करंट आ रहा है। तो जब सेंटर की तरफ कोई भी करंट जाता है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, देख रहे हैं ये बाहर की जा रहा है, लीव कर रहा है, उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो सो हम I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, सो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब बात करते हैं ये क्लोज सर्किट फर्स्ट की। इन क्लोज सर्किट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, ध्यान से समझिए, ये सर्किट की बात कर रहे हैं, ये क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट में हम, अब कहिए सर यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाए हैं, यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड लॉ क्यों यूज करिएगा, तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं करंट I1 है और हमारा रेजिस्टेंस R1 है और हमारा यहाँ पे EMF जो है E है। जब रेजिस्टेंस और करंट और EMF दिए रहते हैं तो वहां पे किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करते हैं, और करंट 1 ही दिया रहता है तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इन क्लोज सर्किट फर्स्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करते हैं, तो ये देखिए I1 R1 प्लस ये इधर से आ रहा है I2 R3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हम E1 लिख सकते हैं। देखिए सम ऑफ द ऑल अलजेब्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ऐड करके ये माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। तो I1 की जगह पर हम I1 रख लेते हैं और R1 की जगह पर R1 का वैल्यू रख लेते हैं 3, ये, और प्लस I2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2, सॉरी ये I3 है, ये I3 कर लेते हैं, और R3 के जगह पर हम R3 का वैल्यू 2 रख लेते हैं, इज इक्वल टू E1 के जगह पर हम 6 रख लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो I1, ये 3I1 प्लस ये हो जाएगा 2I1 और ये प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6, और हम इसको क्या करते हैं 3 और 2 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। जिस तरह से हमारा ये सेकेंड इक्वेशन आया है उसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे सेकेंड लूप के लिए, सेकेंड सर्किट के लिए। इन क्लोज सर्किट
सेकेंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब यहां पर जिस तरह से ये सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं I3 और R2 प्लस ये I3 R2 के बाद I2 और R3 इज इक्वल टू हमारा E2 के इक्वल हो जा रहा है। E2 के इक्वल तो हम करते क्या है, I3 रखते हैं और R2 की जगह पर R2 का वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है, 5 रख लेते हैं और प्लस I2 की जगह पर फिर यहाँ इक्वेशन 1 से लिखते हैं I1 प्लस I3 और R3 की जगह पर हम 2 लिखते हैं और E2 की जगह पर 12 लिखते हैं। और ध्यान से आप समझिएगा, इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 5I3 प्लस ये हो जाएगा 2I1 और प्लस ये हो जाएगा 2I3 इज इक्वल टू 12 या फिर हम 5I3 और 2I3 ये 7I3 और प्लस 2I1 इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एडिंग, इसको हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम बात करते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6 और ये 7I3 और प्लस 2I1 इज इक्वल टू 12। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए 3 वाले को 3 के साथ हम कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2I1 प्लस हम कर सकते हैं 7I3, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। चूंकि ऐड है तो हम क्या करते हैं, 7 को ऊपर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम 2 को हम नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। ये आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, जब किसी को कैंसिल करना हो तो हम क्या करते हैं, ये 7 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को हम नीचे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 7 इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 5 या 35, ये I1 और प्लस 7 2 या 14 I3 इज इक्वल टू 7 6 या 42 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4I1 प्लस 14I3 इज इक्वल टू 12 2 या 14, 12 2 या 24। अब ये आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्यों 7 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता रहे हैं 7 2 से करिए या फिर 2 5 से ऊपर नीचे करिए, कोई से भी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक कट जाएगा। चूंकि ये कटाने का रूल्स है, ये हम कटाने के लिए रूल्स को अप्लाई किए हैं, 10 क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ये माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो ये कट जाता है और ये आपका हो जाएगा 31I1 इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। सो I1 इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू आपका 18/31। I1 का वैल्यू हम रख लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 18/31 कर लेते हैं। ये I1 का वैल्यू हमारा निकल गया, ये एम्पियर कर लेते हैं। अगर हमें I2 का वैल्यू निकालना हो तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन हम चलते हैं। 5 क्या है, 5I1 और प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6 है। तो 5 और I1 की जगह पर हम 18/31 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6 करते हैं। इसको हम 2I3 इज इक्वल टू ये 6 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90/31 कर लेते हैं, या 2I3
ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू ये आपका 6, ये हो जाएगा 18 और माइनस 90 और बाई हम कर लेते हैं 31 या I3 इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 62, और या मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं तो ये आप कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये आपका ये 9, ये आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और बाई 31, इसको हम 48 2 जा 96 होता है। सो I3 इज इक्वल टू हमारा 48 बाई 31 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से I1 का वैल्यू निकला और I2 का वैल्यू निकला। हमें I3 का वैल्यू निकला, हमें I2 का वैल्यू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू हम I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3, I1 की जगह पर 18 बाई 31 और प्लस I3 के जगह पर 48 बाई 31, एलसीएम लेते हैं तो 31 हो जाता है, ये 18 प्लस 48, सो I2 इज इक्वल टू हमारा 8 8 16 415.6 बाई 31 एम्पियर। इस तरह से ये हमारा I1 का वैल्यू हो जाता है 18 बाई 31 एम्पियर। I2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 66 बाई 31 एम्पियर और ये I3 का वैल्यू जो है हमारा 48 बाई 31 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल इस तरह से आसानी से बन जाता है। तो ध्यान से आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में ये I1, I2, I3 का वैल्यू जरूर लिखिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करिएगा और आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे भी अच्छा न्यूमेरिकल और टॉपिक लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।